टॉपिक है हमारे पास वो है जी, हमने अभी देखना है कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है जी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जी, राइट जी। अब स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देखने के लिए हमें दोबारा से उस डायग्राम को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है ना डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए डायग्राम जो है वो हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास राइट जी। अब डे स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हमारे पास एक बॉडी है, वो ओ पोजीशन से, ये O1 इसको हमने कहा था, और ये ओरिजिन O था, यहाँ से मूव करती हुई P पॉइंट पे आई थी, और इस पॉइंट को हमने P कहा था। और ये जो प्रोजेक्शन था हमारे पास, इसको हमने, इस पॉइंट को N कहा था, ये पॉइंट D था, और ये पॉइंट E था हमारे पास। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये थीटा था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो, ये हमारे पास जो था रेडियस जो था वो हमने एम्पलीट्यूड रखा हुआ था। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में जो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट P, यानी कि ये जो पॉइंट P है, जब बॉडी मूव करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, तो हमारे पास जो सर्कल का जो एक्सेलरेशन होता है वो P पॉइंट का, उसको हमने डिनोट करना है। तो हम लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन एट पॉइंट P मूविंग अलॉन्ग द सर्कल कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का आर्टिकल जो था वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, उसमें आपने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं कि विच नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, कि ऐसी फोर्स है जो किसी भी स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है इन अ सर्कुलर पाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो थी उसको फाइंड करने के लिए हमने मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसका फार्मूला पड़ा था F इक्वल टू mv²/r। और डे स्टूडेंट, यहाँ में जो v²/r था ना, वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v²/r। आपकी जो बुक है ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको डिटेल से कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये कोई और टीचर आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी का, जब बॉडी सर्कल में घूमती है तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसकी जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc कहते हैं, और उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसा एक्सेलरेशन जो सर्कुलर बॉडी के सर्कुलर मूव करने की वजह से होता है, तो वो था v²/r। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आप लोगों ने पीछे एक प्रूव पढ़ा था, वो प्रूव ये था कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, राइट जी। अब ये जो v इज इक्वल टू r ओमेगा ना, ये वाला आप इसको पुट करें इस वेलोसिटी की जगह पे, तो आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू, क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो आप देखें कि अगर आपके पास ये जो बॉडी है, ये जो पॉइंट P पे बॉडी मूव कर रही है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा AP, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल है P, उसका एक्सेलरेशन। और अगर इसका प्रोजेक्शन देखें तो इसकी वेलोसिटी इस पे थी, ठीक है ना, हमने वेलोसिटी देखा तो हमारे पास इस पे वेलोसिटी आ रही थी, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे A होगा, राइट जी। अब यहाँ पे जो A है उसको हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ से देखें A इज इक्वल टू v²/r। अब v² की वैल्यू पुट करें तो v की वैल्यू आएगी r ओमेगा इसका स्क्वायर ओवर r, तो स्क्वायर ओपन करते हैं तो r² ओमेगा स्क्वायर ओवर r, तो ये वाला जो r है, ये ऊपर वाला जो हमारे पास r है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमने स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई है वो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। आपकी बुक वाले ने इसको डायरेक्ट किया हुआ है, तो हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है कि r ओमेगा स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है पॉइंट P का, जो पार्टिकल मूविंग पार्टिकल है इन अ सर्कुलर पाथ, तो आप इसको AP कह सकते हैं, राइट जी।
स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड था, उस एम्पलीट्यूड को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वो रेडियस था, और रेडियस क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन था तो एम्पलीट्यूड के इक्वल था आर इक्वल टू एक्स नॉट। तो यहाँ पे ये जो आर आर है आप इसको रिप्लेस करेंगे, ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, राइट जी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 1 कह सकते हैं, राइट जी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को याद रखें कि आपने तीनों जो है टॉपिक है उनको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, और एक चीज़ आपने जो कॉमन रखनी है आपकी आसानी के लिए, आपने जब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, उसको स्टडी किया, उसकी डेरिवेशन की, फिर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को स्टडी किया, तो स्टूडेंट्स आपने ये कॉमन चीज़ तीनों आर्टिकल में ये चीज़ याद रखनी है कि जब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो तीनों में आपने जो कॉमन चीज़ की है ना, वो ये है कि आपने साइन का एंगल जो है ना वो फर्स्टली यूज़ किया है चीज़ों को फाइंड करने के लिए। तो इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए भी जो मैं एंगल चूज़ करने लगा हूँ, जो अप्लाई करने लगा हूँ, वो साइन का एंगल है। तो आपको पता ही है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है ना, वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो इस डायग्राम में अगर देखें हमारे पास ओ एन इज़ अ परपेंडिकुलर, अब देखें ओ एन इज़ अ परपेंडिकुलर और बेस है ओ पी इज़ अ बेस। अब देखें आप यहाँ पे लिख दें ओ एन इज इक्वल टू, आप देखें ना जब आपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को डिस्कस किया था तो यहाँ एक्स था, अब हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन है ए, और हमारे पास ओ पी जो है वो ए पी के इक्वल है, ओ पी इज इक्वल टू ए पी, राइट जी। अब इन चीज़ों को आप अपने फार्मूले में पुट कर दें, तो आप पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर ए पी, राइट जी। अब यहाँ से साइन ए को फाइंड कर लें, ए आएगा आपके पास ए पी साइन ऑफ थीटा, राइट जी। ये आपके पास ए बी आ गया जिसको मैंने बॉक्स कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास आ गया ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें आप, इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ए पी की जो वैल्यू फाइंड किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए पी इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए पी इन इक्वेशन 2, इसमें पुट करें ए पी की ये वैल्यू, तो स्टूडेंट ये जो ए पी की वैल्यू है ये वाली वैल्यू जो है इसको आप पुट करें इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आएगा ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, राइट जी। अब डियर स्टूडेंट ये आपके पास बेसिक चीज़ आ गई है। अब साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करें जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब साइन थीटा को इन टर्म ऑफ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम साइन को यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया था, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा बराबर है हमारे पास ये जो था तब ये एक्स था, ठीक है, और ये एक्स नॉट था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर हमारे पास ओ एन ओवर ओ पी आया, और ओ एन हमारे पास एक्स था और ओ पी हमारे पास एक्स नॉट था। तो यहाँ से हमने साइन थीटा हमारे पास आ गया जी साइन थीटा एक्स ओवर एक्स नॉट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आएगी एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर एक्स नॉट। तो डियर स्टूडेंट ये जो एक्स नॉट है एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो आएगा जी एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर आ गया जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब इसका जो रिज़ल्ट है इसके स्पेशल केसेस जो हैं उनको देखते हैं। तो हेडिंग में बना लेता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए स्पेशल केसेस।
ठीक है। अब स्पेशल केस में जो हमारे पास केस नंबर 1 है उसमें हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो केस नंबर 1 है यहाँ पे मैं उसको डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये वाली, इस इक्वेशन के मुताबिक इस एक्स को आपने पकड़ लेना है और डायग्राम पे चले जाना है। अब देखें अगर ये बॉडी मेन पोजीशन पे हो, ये बॉडी मेन पोजीशन पे थी और मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रही थी, एक्सट्रीम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन, ठीक है ना। ये ऑसिलेशन हो रही है जी फ्रॉम ई टू डी बॉडी जो है ऑसिलेट कर रही है। तो अब यहाँ पे देखें ये मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन पे जो डिस्टेंस है वो x ज़ीरो होता है। तो जब मेन पोजीशन पे डिस्टेंस x जो है वो ज़ीरो हो एट मेन पोजीशन, ये पेपर में आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एट मेन पोजीशन आपका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। तो जब आपका डिस्टेंस जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो पूछ सकता है कि एट मीन पोजीशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, नन ऑफ दीज। तो आपने क्या ऑप्शन लिखना है, आप इस वैल्यू में सिंपल जो है वो अपना जीरो पुट करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ कि आपकी बाकायदा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि आपके पास मेन पोजीशन पे अगर जो डिस्टेंस जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आपके मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है तो डिस्टेंस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब डिस्टेंस ज़ीरो होगा मेन पोजीशन पे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी तो वो ज़ीरो होगी। तो आप इसको कह सकते हैं मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, राइट जी। एट मेन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो देन द एक्सेलरेशन इज़ मिनिमम। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब देखें ये वाली पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका जो डिस्टेंस है वो है एक्स नॉट, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस एक्स नॉट है तो इसका मतलब है एक्स की जगह पे अगर आप एक्स नॉट पुट करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा। डिस्टेंस जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1। अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2 जब एक्स को आप एक्स नॉट कह दें, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो आप यहाँ लिख लेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन जब x क्या है x नॉट है तो आपके पास द एक्सेलरेशन क्या आ रहा है जी, एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है जी, ओमेगा स्क्वायर x नॉट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम है जी, राइट जी। तो पेपर में ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स नॉट या मैक्सिमम डिस्टेंस देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज। तो डिफरेंट ऑप्शन दे के आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, राइट जी। तो डे स्टूडेंट्स ये था आज का आर्टिकल। यहाँ पे एक पॉइंट जो है उसको डिस्कस करना हमारे लिए और ज़रूरी है क्योंकि वो भी हमारे पास एमसीक्यू में आ सकता है, तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या होता है जी। तो डे स्टूडेंट यहाँ पे ना एक चीज़ और भी डिस्कस करनी है, वो इंतहाई ज़रूरी है, पेपर में एमसीक्यूज़ में आ सकती है और यहाँ से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। कैसे देखिएगा कि एक बॉडी जो है स्टूडेंट्स, इसके लिए ना मैं ये वाली डायग्राम यूज़ करता हूँ, इस डायग्राम से आपको जो है ना समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें एक बॉडी है वो मेन पोजीशन के अराउंड जो है वो ऑसिलेट कर रही है। तो जब वो ऑसिलेट करती है तो अब देखें कि जैसे जैसे वो ए टू बी मूव करती है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है, डिस्टेंस तो वो बी की तरफ कर रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टली टूवर्ड द मेन पोजीशन। बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ है इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है जी, अपोजिट डायरेक्शन में। अब दूसरी बात सुने, बॉडी जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, अब एक्सेलरेशन फिर उसका मेन पोजीशन की तरफ है। तो हमेशा से याद रखें कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है, ऑसिलेशन करती है, देन द वैल्यू, देन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन या देन द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो इस चीज़ को देखते हुए जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है, मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है। ये हमारे पास मेन पोजीशन है, राइट जी। तो अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास आप लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, द एक्सेलरेशन इज directed towards the main position. So we get that
direction of acceleration is opposite to the displacement. ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है. आप देखें हम वेक्टर साइन लगाए हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर साइन आ गया. तो सो द अबव इक्वेशन रिटन एज, पहले हमने इक्वेशन देखी थी ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है, जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर वेक्टर का साइन आ गया है. अब हम उसको डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ओमेगा है ये कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है हमारे पास. डियर स्टूडेंट्स इसकी कोई वैल्यू हो सकती है. ठीक है ना, जैसे कि हमने इसकी वैल्यू ली थी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. ठीक है ना, पाई इज अ कांस्टेंट, टू आल्सो कांस्टेंट. तो टाइम हमने 1 सेकंड लिया था. एक राउंड ट्रिप जब वो मुकम्मल करता है तो वो भी कांस्टेंट हमारे पास आ गए यहाँ पे. तो हमारे पास इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स. राइट जी. अब क्योंकि ये माइनस कांस्टेंट है इसको चेंज करें तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. क्लियर हो गया जी. तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन शो दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन. राइट जी. तो आप इसको लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन, दिस इक्वेशन शो दैट, दिस इक्वेशन shows that the acceleration is directly proportional to displacement. Right जी, and is directed towards the mean position. राइट जी, कि इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी पोजीशन जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर होती है, मीन पोजीशन की तरफ. क्लियर हो गया जी. विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्योंकि ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को उसमें एक्सप्लेन करते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टी है. तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. अगर समझ नहीं आई, कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर उसको डिस्कस करें. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम.